हर बेहतरीन ऐप या वेबसाइट के पीछे ना एक छिपा हुआ मास्टर प्लान होता है। मतलब एक ऐसी अदृश्य नींव जो ये तय करती है कि नेटफ्लिक्स जैसी कोई सर्विस लाखों लोगों को एक साथ वीडियो कैसे दिखा पाती है, या फिर कोई छोटी सी ऐप भविष्य में कैसे और कितनी बड़ी बनेगी। इसी मास्टर प्लान को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के रहस्यों को समझते हैं। अच्छा, इसको एक घर के नक्शे की तरह सोचकर देखिए। बिना नक्शे के दीवारें तो खड़ी की जा सकती हैं, है ना? लेकिन क्या वो इमारत भूकंप झेल पाएगी? क्या बाद में उस पर एक और मंजिल जोड़ पाएंगे? शायद नहीं। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो नक्शा है जो बताता है कि कोड के अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़ेंगे, ताकि भविष्य में उसे बड़ा करना, सुधारना और सुरक्षित रखना आसान हो। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले कुछ क्लासिक डिजाइन्स देखेंगे जो आज भी काम आते हैं। फिर हम माइक्रो सर्विसेज जैसे मॉडर्न तरीकों को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्लाउड ने सब कुछ कैसे बदल दिया है। और सबसे जरूरी, हम ये पता लगाएंगे कि इन सब में से अपने प्रोजेक्ट के लिए सही रास्ता कैसे चुने। और हाँ, अंत में भविष्य की ओर भी झांकेंगे। तो हमारे सामने इतने सारे विकल्प हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई टीम ये फैसला कैसे करती है कि कौन सा ब्लूप्रिंट उनके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो है नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए सबसे पहले कुछ जाने माने पैटर्न्स को समझते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो क्लासिक तरीके हैं जो दशकों से आजमाए हुए हैं और आज भी कई कामयाब एप्लीकेशंस की रीढ़ हैं। इनको समझे बिना मॉडर्न तरीकों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास दो क्लासिक डिजाइन्स हैं। एक तरफ है लेयर्ड आर्किटेक्चर। इसे एक केक की तरह समझिए, जिसमें क्रीम, ब्रेड और बेस की अलग-अलग परतें होती हैं। दूसरी तरफ है क्लाइंट सर्वर। ये एक रेस्टोरेंट जैसा है, जहां हम यानी क्लाइंट वेटर के जरिए किचन यानी सर्वर से ऑर्डर मंगवाते हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर, जिसे एन टियर भी कहते हैं, इसमें कोड को व्यवस्थित परतों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर की परत वो है जो स्क्रीन पर दिखती है, यानी यूजर इंटरफेस। बीच की परत में सारा लॉजिक होता है और सबसे नीचे वाली परत डेटा को संभालती है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत साफ सुथरा तरीका है, लेकिन इसकी एक मुश्किल है। ये परतें एक दूसरे से बहुत कसकर जुड़ी होती हैं। अगर सिर्फ एक परत में कुछ बदलना हो तो अक्सर दूसरी परतों पर भी असर पड़ता है। इससे बड़े सिस्टम में बदलाव करना मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये तो आज पूरे इंटरनेट की जान है। हमारा वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट है। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट के सर्वर से वेब पेज मांगता है और सर्वर उसे भेज देता है। बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है, पर इसकी एक बड़ी कमजोरी है। सोचिए, एक ही टिकट काउंटर पर हजारों लोग एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? काउंटर वाला यानी सर्वर धीमा पड़ जाएगा और लंबी लाइन लग जाएगी। इसी को सर्वर का बॉटलनेक बन जाना कहते हैं, जब वो एक साथ बहुत सारे अनुरोधों को संभाल नहीं पाता। तो हमने देखा कि क्लासिक मॉडल्स की अपनी कुछ सीमाएं हैं, खासकर जब बात लाखों यूजर्स को संभालने की हो। बस यहीं पर मॉडर्न आर्किटेक्चर आते हैं। ये उन समस्याओं को हल करने के लिए ही बनाए गए हैं और आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की सफलता का राज भी यही है। अब यहाँ दो बहुत ही कमाल के आइडिया हैं। पहला है माइक्रो सर्विसेज। सोचिए कि एक बड़ी सी मशीन बनाने के बजाय छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स बनाए जाएं और हर ब्लॉक का अपना अपना काम हो। अब किसी भी ब्लॉक को बदला या सुधारा जा सकता है बिना पूरी मशीन को छेड़े। दूसरा है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इसमें सिस्टम के हिस्से एक दूसरे को सीधे फोन नहीं करते, बल्कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर घोषणा कर देते हैं। फिर जिसे भी उस घोषणा में दिलचस्पी होती है वो सुनकर अपना काम कर लेता है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी कंपनियां माइक्रो सर्विसेज की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। सोचिए, जब नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज आती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं तो उन्हें सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग वाली सर्विस की ताकत बढ़ानी पड़ती है, ना कि लॉगिन या पेमेंट सिस्टम की। यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अब एक बड़ी मशीन नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी मशीनें हैं। उन सब का ध्यान रखना, ये देखना कि सब ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, ये सब बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। स्टेप 1 में किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। ये एक घटना या इवेंट है। स्टेप 2 में ऑर्डर सर्विस ये घोषणा करती है कि एक ऑर्डर आया है। अब स्टेप 3 में देखिए,
शिपिंग डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट दोनों इस घोषणा को सुनते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। शिपिंग वाले को ये जानने की जरूरत ही नहीं कि नोटिफिकेशन गया या नहीं। एसी को कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जहां काम एक साथ चलता है, एक दूसरे का इंतजार किए बिना। ये तरीका उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां हर सेकंड कीमती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है, सिस्टम बहुत तेज होता है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो गलती ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गपशप के फैलने के बाद ये पता लगाना कि वो शुरू कहाँ से हुई थी, क्योंकि कोई सीधा लिंक ही नहीं होता। अब आते हैं सबसे मॉडर्न और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, सर्वरलेस। वैसे इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वर गायब हो गए हैं। सर्वर तो हैं, लेकिन अब उनकी चिंता डेवलपर को नहीं करनी पड़ती, वो किसी और की जिम्मेदारी है। सर्वरलेस में AWS या गूगल क्लाउड जैसी कंपनियां सारा भारी काम संभालती हैं। आपका कोड तभी चलता है जब कोई उसे इस्तेमाल करता है, और पैसे भी सिर्फ उतने ही सेकंड्स के देने होते हैं। ये बिल्कुल बिजली के बिल जैसा है, बल्ब जलेगा तो मीटर चलेगा। लेकिन इसकी दो चुनौतियां हैं। पहला है कोल्ड स्टार्ट। जैसे कोई कार बहुत देर से बंद हो तो उसे स्टार्ट होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। दूसरा है वेंडर लॉक इन, यानी एक ही कंपनी पर इतनी निर्भरता हो जाती है कि बाद में बदलना बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। ठीक है, तो हमने कई सारे ब्लूप्रिंट्स देख लिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को अपना कुछ बनाना हो तो कौन सा चुनेंगे? इसका कोई एक जवाब नहीं है, पर चलिए एक आसान सा फ्रेमवर्क देखते हैं जो फैसला लेने में मदद करेगा। ये टेबल एक बेहतरीन गाइड है। देखिए, एक छोटे प्रोटोटाइप के लिए लेयर्ड सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सीधा और समझने में आसान है। एक सामान्य वेबसाइट के लिए क्लाइंट सर्वर तो काम करता ही है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहा है तो माइक्रो सर्विसेज उसे आज़ादी से स्केल करने की ताकत देगा। रियल टाइम ट्रेडिंग ऐप के लिए इवेंट ड्रिवन की रफ्तार चाहिए होगी। और अगर कोई स्टार्टअप है और पैसे और समय बचाना चाहता है तो सर्वरलेस से बेहतर कुछ नहीं। तो हमने देखा कि एक सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट चुनना सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी प्रोजेक्ट की किस्मत तय कर सकता है, वो भी आने वाले कई सालों तक। आखिर में बात सिर्फ कोड की नहीं है, बात है भविष्य की योजना बनाने की। एक मजबूत आर्किटेक्चर एक मजबूत नींव की तरह है। हो सकता है शुरुआत में इस पर थोड़ा ज्यादा समय और पैसा लगे, लेकिन यही आपको भविष्य के तूफानों से बचाता है और आपको बढ़ने की आज़ादी देता है। और अब एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, क्या लगता है कि भविष्य के डिजिटल ब्लूप्रिंट्स आज से बिल्कुल अलग दिखेंगे? इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि कल का सॉफ्टवेयर आज के नियमों से तो नहीं बनेगा।